हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। ठीक है। तो ये वन शॉट वीडियो है। सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर अप कर दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ठीक है। और दूसरी बात, इस वीडियो में हम करेंगे क्या, हर एक कॉन्सेप्ट पे एक एक एग्जांपल देते हुए आपको चलेंगे। ठीक है। लेकिन ये वीडियो ही एनफ नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अगर सेट्स में आपको अच्छा कमांड या लाइक आपको सेट्स को अच्छे तरीके से करना है तो। ठीक है। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। अदरवाइज आप टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक जो भी है आप करना। कोई भी डाउट्स होगा आप कमेंट करना, लाइव सेशन लेकर के उसको भी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। चल चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेट्स। ठीक है। आइए सबसे पहले है ना इसका डेफिनेशन जानते हैं। सेट्स का डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने वेल डिफाइंड लिखा है इसका मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है सेट्स ऑफ रूल, या आप बोल सकते हो द ऑब्जेक्ट्स फॉलोज अ गिवन रूल और रूल्स। ठीक है। तो आप लोग एक बात याद रखना कि जब भी आप लोग सेट्स के क्वेश्चंस करने जाओगे, ठीक है, तो आपको कुछ बातें मतलब याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि जो भी एलिमेंट आप लिखोगे वो करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखोगे। ठीक है। दूसरा, कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। देखो ये रिपीट कर गया वन वन, तो ये सेट नहीं। ठीक है। फिर सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। ठीक है। कैपिटल लेटर्स में जैसे ए, बी, सी ऐसे करके डिनोट होगा। ठीक है। और उसके जो एलिमेंट्स है, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी ऐसे करके। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपके सेट्स का डेफिनेशन, और कुछ पॉइंट जो आपको नोटेड डाउन करने हैं वो सारे मैंने करवा दिए यहाँ पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में। इसको थोड़ा रब कर लेते हैं हम लोग। आराम आराम से करेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और इतने डिटेल में कराऊंगा कि लाइक आप लोगों को कोई डाउट्स ही क्लियर नहीं, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, डाउट्स ही नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है। अगर आता है फिर भी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। चलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स को जो है हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। पहला जो है दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। इसका दूसरा नाम भी है दैट इज कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म इसका दूसरा नाम है। ठीक है। और इधर इसका जो दूसरा टाइप है दैट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। और इसका जो दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड द रूल मेथड। ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होता है क्या है। रोस्टर फॉर्म जैसे मैंने मान लो बोल दिया राइट द सेट ऑफ वोवेल्स, तो वोवेल्स क्या होता है? ए, ए, आई, ओ, यू। तो ये हो गया आपको रोस्टर फॉर्म। मतलब कि कोई भी एलिमेंट को या कोई भी चीज को अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। बट सेट बिल्डर फॉर्म है क्या? ठीक है। यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि एक स्ट्रक्चर बिल्ड करने का। कैसे? जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया, राइट द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन वन। ऑड नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन वन में क्या हो जाएगा? थ्री हो सकता है, फाइव हो सकता है, सेवन हो सकता है। ठीक है। ऐसा होता रहेगा। वन से ज्यादा बोला है मैंने। अगर मैं बोलूँ कि इसका एक स्ट्रक्चर बिल्ड करो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप बोलोगे सर टू एन प्लस वन। अब टू एन प्लस वन सर कैसे? तो एन की वैल्यू वन लो तो देखो ये थ्री आएगा। एन की वैल्यू टू लो
तो देखो 5 आएगा। एन की वैल्यू 3 लो, देखो 7 आएगा। मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स इज टू एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये जो हमने स्ट्रक्चर करा है 2n+1, और n क्या ले रहे हैं? n ले रहे हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये बिलोंग्स टू जो है ना, ये नया टर्म आया होगा आपके पास, है ना? तो देखिए बिलोंग्स टू का होता क्या है, जैसे एग्जांपल देख लो बिलोंग्स टू का। जैसे मान लो ए एक सेट दे दिया मैंने, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैंने बोला कि 4-a, और एक बार बोला 8-a। तो 4 देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ 4 प्रेजेंट है, तो 4 बिलोंग्स टू है। 8 प्रेजेंट है, नहीं है, तो 8 इज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? चलो, सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये एग्जाम में डेफिनेटली आते ही आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से करना है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज कॉल्ड द टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, सेट्स के हम लोग टाइप देखेंगे अभी। और देखिए ध्यान से कीजिएगा तो फिर कोई इशू है नहीं, काफी इजी चैप्टर है। ठीक है, बट हाँ नहीं पढ़ोगे तो सबसे टफ बन जाता है ये चैप्टर, है ना? चलिए, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पास है दैट इज एम्प्टी सेट। कोई कोई एमपीटी भी बोलते हैं, है ना? एम्प्टी सेट बोल लो, या आप इसको, एक सेकंड, ये थोड़ा सा और नीचे हो गया ना। एम्प्टी सेट बोल लो, या आप इसको वॉइड सेट बोल लो, है ना, या आप इसको नल सेट बोल लो। इतने नाम होते हैं इसके, है ना? एम्प्टी बोल लो, नल बोल लो, वॉइड बोल लो, आप जो भी आपको बोलना है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 से रिप्रेजेंट हो सकता है, या इसको आप ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, चाहे ऐसे कर लो। दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, या नल सेट आप बोल सकते हो। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं, एग्जांपल एक देता हूं। इसका एग्जांपल है, ए एक सेट दे रहा हूं मैं, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। एक्स इज टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड एंड वो होगा 5 से ज्यादा और 6 से कम। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से ज्यादा और 6 से कम होगा? एकदम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? सेट इज अ एम्प्टी सेट। ए इक्वल्स टू, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी सेट के बाद आता है सिंगल टोन सेट। काफी इजी है सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट का मतलब क्या हो गया कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा। कोई भी एलिमेंट लिखो, एक ही होगा। दैट इज कॉल्ड द सिंगल टोन सेट। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पे, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या हो गया? फाइनाइट सेट हम उसको बोलेंगे जिसको लाइक हम लोग काउंट कर सकते हैं। दैट इज, मतलब कि आप क्या बोल सकते हो इसको, कि डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि क्या बोल रहे हैं उसको, हाँ यही बोल सकते हो, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बोल सकते हो कि उसमें हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ए ई आई ओ यू। तो देखो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और ये डेफिनेट है, इनफाइनाइट नहीं है। मतलब कि इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फाइनाइट का मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। ठीक है, फोर्थ वन है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का आप क्या बोलोगे? कि इट कंटेन्स द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे एक एग्जांपल, राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे जो दो सेट और बताने जा रहा हूँ इसके टाइप्स। दैट इज कॉल्ड द इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। दैट इज वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसको अच्छे से कीजिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट का। ठीक है, बताता हूँ मैं अच्छे से आपको लोगों को। देखिए, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ए एक सेट दे दिया हमने, 1 2 3 4। ठीक है, बी एक सेट ले लिया, 3 2 1 4। ठीक है, इधर ए एक सेट ले लिया, 1 2 3 4, और बी एक सेट ले लिया हमने, A B C D। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। बट यहाँ पे जो एलिमेंट है, जैसे 1 1 मैच कर रहा है, 2 2 मैच कर रहा है, 3 3 मैच कर रहा है, 4 4 मैच कर रहा है, तो इसको बोल देंगे ये इक्वल सेट है। यहाँ पे देखो मैच नहीं करेगा, 1 A 2 2 कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 3 कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 4 कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना कि लाइक ये एम्प्टी सेट और इनफिनाइट सेट, इसका चार्ट में बता देता हूँ आप लोग। ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, चार्ट इसका क्या होता है, जैसे मान लो ये सेट है, तो सेट एक होगा एम्प्टी, इसका दूसरा होगा नॉन एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी तो अभी आप लोगों को बताया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव से कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जिसको वॉइड भी बोलते हैं, नल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये एम्प्टी को मैं क्वेश्चन करूंगा, आप लोग से काउंट कर सकते हो क्या? तो हाँ, मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ हाँ सर मेरे पास कुछ नहीं है। तो एम्प्टी सेट इज द काउंटेबल, इसको काउंटेबल बोलते हैं, काउंटेबल के अंदर आता है। ठीक है, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी अगर होगा तो हो सकता है फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, है ना। अगर फाइनाइट हो गया तो 100% काउंटेबल होगा, है ना। और इनफाइनाइट हो गया तो आपके दिमाग में आएगा सर क्या, अनकाउंटेबल। बट आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो इनफाइनाइट में भी दो कंडीशन होते हैं, एक काउंटेबल होता है और एक अनकाउंटेबल होता है, जो कि हायर क्लासेस में आप लोग को पढ़ाया जाता है कि इनफाइनाइट में काउंटेबल और अनकाउंटेबल का क्या केसेस बनता है। ठीक है, बाद बाकी अभी आप लोगों क्लासेस में है नहीं, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। ठीक है, बस हाँ आप लोगों को एक आइडिया दे दिया है कि बस ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि इनफाइनाइट तो अनकाउंटेबल ही होगा। इनफाइनाइट में दोनों हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए, एक कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। क्या, जैसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको दिया था। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाएगा 1 4 9 16 25। एग्जाम में बोलेगा कन्वर्ट दिस रोस्टर फॉर्म, देखो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ, करली ब्रैकेट के अंदर सारा एलिमेंट तो रोस्टर फॉर्म है। कन्वर्ट दिस रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाओगे कि किस स्ट्रक्चर पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने स्ट्रक्चर सोचा एन स्क्वायर का। ठीक है, तो देखो एन अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1। अगर एन की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। एन की वैल्यू 3 लेता हूँ, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। एन की वैल्यू 4 लेता हूँ, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। एन की वैल्यू 5 लेता हूँ, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। तो मतलब ये सारे कंडीशन आ रहे हैं मेरे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे,
उसको रिप्रेजेंट करेंगे x इज टू एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एन जो है यहाँ पे लिमिटेड है, क्या है, एक दो तीन चार पांच तक ही लेना है, पांच से ज्यादा नहीं और एक से कम नहीं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे वन इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, और फिर एन है क्या हमारा नेचुरल नंबर है, तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख देंगे, ठीक है। अब मेरा आप लोग से क्वेश्चन है कि अगर मैं इस चीज को अगर ऐसे लिखता, वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन फाइव, तो क्या सही होता क्या दोनों कंडीशन, तो नहीं, गलत। तो इसी को कहते हैं ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। आइए इसको भी समझाता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए यहीं पे समझा देता हूँ मैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल में डिफरेंस क्या है, तो देखो, ओपन इंटरवल को सबसे पहले सिंबल जान लो, ऐसे होगा या ऐसे होगा। क्लोज इंटरवल का सिंबल ऐसे होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने लिखा 2,5, ठीक है, तो 2,5 को हम ऐसे लिखेंगे, मैंने लिखा 2,5, तो इसको लिखेंगे 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल में इसको लिखिए, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसके बीच के सारे एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसको नंबर लाइन में अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो 2 3 4 5, तो ऐसे और ऐसे, इसको डार्क नहीं करना, अगर डार्क कर दोगे तो इंक्लूडेड हो जाएगा, डार्क नहीं करना मतलब 2 और 5 को नहीं ले रहे हैं, उसके बीच के सारे एलिमेंट को लेंगे, ठीक है। मतलब ये जो हो गया, ये हो गया नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, इसका अगर मैं नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूँ, 2 3 4 5, तो इसको डार्क कर देंगे। डार्क का मतलब क्या हो गया कि 2 को भी इंक्लूड किया जा रहा है, 5 को भी इंक्लूड किया जा रहा है, और उसके बीच के एलिमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, आया समझे। तो इसीलिए अब देखो ये वाला साइन लगा हुआ, मतलब वन एक्स जो है वन के बराबर भी है, वन से बड़ा भी है, एक्स जो है वो 5 के बराबर भी है, और 5 एक्स से बड़ा भी है, ऐसा समझ में क्लियर है, कोई इशू नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल भी देख लिया, ठीक है। अब इसका और भी टाइप्स बना सकते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, इजी है। अब जैसे मान लो बोल दिया क्लोज ओपन इंटरवल, क्या बोल दिया, क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल। तो क्लोज के लिए ये, ओपन के लिए ये। अगर यहाँ पे 2,5 है, तो मतलब 2 को सिर्फ इंक्लूड करेंगे, किसको करेंगे, 2 को इंक्लूड करेंगे, और 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ओपन क्लोज इंटरवल बोल दिया आपको, तो ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ओपन का मतलब यही 2,5 में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2 के लिए ओपन और 5 के लिए क्लोज, है ना। तो 2 को इस बार इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 को इस बार इंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्लियर, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन, ये क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले आप लोगों को सबसेट के बारे में जानकारी देता हूँ मैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सबसेट वाला। चलिए, सबसेट, ठीक है। तो सबसेट होता क्या है, अगर कोई आइडिया है आप लोगों को, सबसेट का मतलब क्या होता है, वो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके स्क्रीन पे। इफ, पहले तो लेट ए एंड बी, ए एंड बी बी टू सेट्स, टू सेट्स, दो सेट है, लेट कर लिया मैंने, ठीक है। इफ इफ
every element, if every element of A is an element of B, then A is called subset of B. Subset of B. क्या बोला मैंने? If every element of set A is an element of set B, then A is called the subset of B. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Like this. ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं. जैसे मान लो A मैंने दे दिया आपको 10, 20, 30, 40. ठीक है, डॉट 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 जा रहा है. ठीक है, और B मैंने दे दिया आपको 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, तो मैं अगर आपको बोलूं कि कौन किसका एलिमेंट किसके अंदर आ रहा है लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ ये 10 जो है यहाँ पे दिख गया, 20 यहाँ पे दिख गया, 30 इसके आगे वाले एलिमेंट पे दिख जाएगा, है ना, 40 भी आगे दिख जाएगा. ठीक है, तो मतलब ए के सारे एलिमेंट जो है वो इनके अंदर आ रहे हैं. ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं ए इज कंटेन्ड इन बी. क्या बोल रहे हैं हम लोग? ए इज कंटेन्ड इन बी. तो क्या बोलेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है, बट बी क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी क्या है? बी इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ ए. बी को बोलेंगे बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, और ए को क्या बोलेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी. क्लियर है? चलो, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं इधर साइड में. ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड ए इज not equals to b, not equals to b, then a is called, then a is called proper subset of b. A is called proper subset of b, ये बोलेंगे हम. ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे करके. ठीक है, ये कब करेंगे? जब a इज नॉट इक्वल्स टू b. ये यार, अगर जैसे दो सेट लेट कर लिया, ए और बी दो सेट है, अगर a इज नॉट इक्वल्स टू b होगा तो ऐसे करके लिखेंगे a इज अ सबसेट ऑफ b, मतलब कि प्रॉपर सबसेट ऑफ b बोल सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आइए इसका भी एग्जांपल लेकर के देखते हैं. एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, ये लाइक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी काफी हेल्पफुल करेगा, क्योंकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जा रहा हूँ मैं. ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको पता ही है, लाइक जब तक कॉन्सेप्ट होगा नहीं तब तक आप लोग क्रैक नहीं कर सकते. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका. एग्जाम्पल है z, मैंने बोला सेट ऑफ इंटीजर. ठीक है, n बोल दिया मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर. w बोल दिया मैंने सेट ऑफ होल नंबर. सेट ऑफ होल नंबर. ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कि कौन किसका सबसेट है. तो सबसे पहले लिख लो सॉल्यूशन. पहले लिख लो z क्या है? z है आपका, इसको रिप्रेजेंट कर लो, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, इंटीजर है ना, माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा. ठीक है,
एन हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, ये है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा किसके एलिमेंट किस में कंटेन कर रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 देखो यहाँ पूरा का पूरा दिखेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन इज अ सबसेट ऑफ, मतलब प्रॉपर बोल लो क्योंकि इक्वल है नहीं, तो एन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड। ठीक है, उसके बाद ये 1 2 3 4 और कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो एन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डब्ल्यू ऑल्सो। ठीक है, फिर ये 0 1 2 3 4 कहाँ दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड ऑल्सो। तो ये तीन केसेस यहाँ पे बनेंगे। आई होप ये एग्जांपल से आप लोग का क्लियर हुआ होगा ये सबसेट वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये सबसेट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसके पॉइंट्स जान लेते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं कराऊंगा, वो भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जरा अच्छे से कीजिएगा इस टॉपिक को। ठीक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी है, लाइक आप एनडीए का ले लो या एमसी एंट्रेंस का ले लो, या जो भी एंट्रेंस आप देने जाओगे, ठीक है, जिसका भी सिलेबस 11th 12th का होगा, दैट इज नॉट लाइक सर एनडीए में कुछ और सेट्स में पढ़ाया जाता है, या एमसी एंट्रेंस में कुछ और भी सेट्स में पढ़ाया जाता है, या मेंस में कुछ और ही पढ़ाया जाता है। लाइक हर एक एग्जाम का जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका लेवल अलग अलग होता है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा। तो कॉन्सेप्ट आपको इधर से करना है, जो जिस टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देने जाओगे उसके लेवल का क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो इसके कुछ पॉइंट्स जानते हैं सबसेट का। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या बोलेंगे, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ ठीक है भाई, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 तो खुद का भी सबसेट है ना। चलो, द एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट या वॉइड या नल बताया था अभी, एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। जैसे एग्जांपल, फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर कोई भी ए अगर सेट होगा, ठीक है, और फाइव इज अ सबसेट ऑफ फाइव ऑल्सो। ठीक है, चलो, उसके बाद नेक्स्ट जो है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर ये दोनों होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, फिर मैं क्या बोलने जा रहा हूं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो आप बोल सकते हो उस समय देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, a set having a set having n elements, a set having n elements has 2 raised power n सबसेट। ठीक है, और इसको हम लोग पावर सेट भी बोलते हैं, इसको इस टेक्निक को पावर सेट भी बोला जाता है, पावर सेट। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए से। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि ए एक सेट है,
ठीक है, 1,2। तो क्या बोला, अ सेट हैविंग एन एलिमेंट्स, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 2। तो क्या करेंगे, 2 के पावर में 2, तो 2 के पावर में 2 हो जाएगा 4। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। तो कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले भी मैंने क्या बोला था, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब 5। तो 5 इसका पहला सबसेट बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा, 1 इसका सबसेट बनेगा। तीसरा क्या बनेगा, 2। चौथा क्या बनेगा, 1, ठीक है। आप लोग ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना। एग्जांपल क्या है कि अगर मान लो 1, 2, 3 मैंने दे दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों को करना क्या है, इसमें इसमें आप लोगों को करना है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई इसका कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 3, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। अगर मैं यही क्वेश्चन कर दूं कि पावर सेट बताओ इसका क्या होगा, पावर सेट, तो पावर सेट भी यही होगा, ठीक है। पावर सेट का डेफिनेशन भी बता देता हूं मैं, अगर तुम लोग कंफ्यूज ना करो तुम लोग। पावर सेट, ठीक है, पावर सेट है क्या वो बताता हूँ। देखो, पावर सेट का डेफिनेशन है द सेट ऑफ all subsets, the set of all subsets of a given set A is called the power set of A, is called the power set of A। वही चीज तो बोला मैंने, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, तो इसका सबसेट कितना हो रहा है, 8। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, सिंपल। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बताने से पहले आप लोग को मैं आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स पहले बताता हूँ, उसके बाद सिमेट्रिक पे आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा आसानी से और इजीली आप लोग समझ पाओगे उसको। तो चलिए देखते हैं, उसको कराते हैं हम लोग। सबसे पहले ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो एग्जांपल देके समझाता हूँ। ए एक सेट है 1, 2, 3, 4, ठीक है। बी एक सेट है 3, 4, 5, 6। मैंने आपसे बोला ए यूनियन बी फाइंड आउट करो। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट लिखना ए और बी का, ठीक है। तो सारे एलिमेंट को, तो पहले तो ए का एलिमेंट लिखो 1, 2, 3, 4। अब इसके एलिमेंट 3, 4, 5, 6 लिखोगे, तो मैंने क्या बोला था, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो 3, 4 तो लिखोगे तो फिर से रिपीट कर जाएगा, तो 3, 4 को हटा दो, ऑलरेडी है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, 5 एंड 6। तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी बोलूं मैं, तो ए इंटरसेक्शन बी होता है ये दोनों सेट का कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट क्या है, 3, 4, 3, 4। तो इसको बोलेंगे 3, 4, ठीक है। चलिए, इसका डिफरेंस देखते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए सेट में से बी सेट को हटा दो। तो ए सेट मेरा क्या है, 1, 2, 3, 4। उसमें से बी वाला पार्ट क्या दिख रहा है, 3, 4। तो 3, 4 को हटा दो, तो क्या बच रहा है मेरे पास, 1 एंड 2। अगर मैंने बी माइनस ए बोला आपको, तो अब ये बी सेट मेरा 3, 4, 5, 6 है। बी में से ए वाले हटा दो, ए वाला क्या है 3, 4, तो 3, 4 हटा दे दो, 5, 6 बचा, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो सिमेट्रिक वाला भी आ जाएगा समझ में। तो चलिए यहीं पे बता देता हूँ मैं, स्पेस है। तो देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डेल्टा बी से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए डेल्टा बी का इसका फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है।
और किसी किसी बुक में ये भी दिया रहता है, किसी किसी बुक में ये भी दिया रहता है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे आंसर सेम आएगा। चलिए एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। एग्जांपल क्या है, ए एक सेट है, ए बी सी डी, ठीक है, और बी एक सेट है आपका, सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि फाइंड आउट करो सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, ए डेल्टा बी। तो ए डेल्टा बी पहला फॉर्मूला लिख लो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। ए माइनस बी, ए में से बी वाले पार्ट को हटा दो, सी डी को हटा दो, क्या बचा, ए और बी। और बी माइनस ए करेंगे, तो बी माइनस ए अगर करते हैं तो बी में से ए वाले पार्ट को हटा दो, सी डी को हटा दो, क्या बचा, ई एफ जी एच। ठीक है, अब यूनियन करने के लिए बताया था, यूनियन क्या होता है, सारे दोनों, इस दोनों का सारा एलिमेंट लिखना। इस दोनों का सारा एलिमेंट अगर लिखते हैं तो ए बी, पहला लिख दिया ए बी। अब देखो ए बी आ नहीं रहा तो ये सारा एलिमेंट लिखाएगा, ई एफ जी एच। दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसी सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग सेकंड वाले से करते हैं, सेकंड वाले से। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन में खींच देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग फाइंड आउट करो ए यूनियन बी, ये वाला ए यूनियन बी फाइंड आउट करो। तो ए यूनियन बी क्या बोला था मैंने, सारे एलिमेंट लिख दो। तो ए बी सी डी पहले लिख दो, ए बी सी डी, सी डी रिपीट करेगा इसलिए सी डी नहीं लिखेंगे, ई एफ जी एच। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी लिखो, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, सी और डी, सी एंड डी। ठीक है, अब ये दोनों को माइनस करो, तो सी डी वाला पार्ट को हटा दो, सी डी वाला पार्ट को हटा दिया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या हो जाएगा, सी डी पार्ट को हटा दिया क्योंकि माइनस बोला था ना, ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, उससे सी डी हटा दिया, तो बचा क्या, ए बी ई एफ जी एच। देखो सेम आ गया ये और ये देखो सेम आ गया। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल सेट, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट वीडियो पे इस पे क्वेश्चंस भी कराएंगे आप लोग से, है ना। तो पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो से देखिए, एक एक एग्जांपल भी दे दिया है, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और फिर जब क्वेश्चंस करोगे तो पूरा आपके हाथ में हो जाएगा सेट्स। ठीक है, और जब एमसीक्यू वाले वीडियो लेकर के आऊंगा मैं, उसमें ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, चलो। अब आ जाता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट है क्या, आप लोग में से कोई बता सकते हो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। अच्छा, आप लोग तो ऑनलाइन ही नहीं है तो सर बताएंगे कैसे, है ना। चलो कोई नहीं, यूनिवर्सल सेट का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि अ सेट विच कंटेन, अ सेट विच contain all the sets in a given context। ठीक है, क्या बोल रहा, अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक एग्जांपल अगर मैं बोलूं, द सेट ऑफ अल्फाबेट इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अगर सेट ऑफ अल्फाबेट को मैं यूनिवर्सल बोल दूं तो तुम कोई भी सेट बनाओ अल्फाबेट का तो उसके अंदर ही आएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, तो वो भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है,
जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जांपल यूनिवर्सल सेट, जैसे मान लो यूनिवर्स को तो मैं पूरा लिख नहीं सकता हूँ इधर, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। और ए एक सेट मैंने दे दिया 1 2 3, मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने पूछा आप लोगों से, तो आप क्या बोलोगे कि सर ए वाला जो पार्ट है उसको हटा दो, तो डेट इज कॉल्ड द, ए वाले पार्ट को हटा करके पूरा यूनिवर्स ले सकते हो सर। तो ए 1 2 3 को हटा दो तो पूरा यूनिवर्स में क्या बचा, 4 5, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अगर इसका आपको फॉर्मूला बनाना है तो आप बना सकते हो कि ए डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। यूनिवर्सल था 1 2 3 4 5, और ए था 1 2 3 को हटा दो तो 4 5 बचेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया कॉम्प्लीमेंट निकालने का, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, कॉम्प्लीमेंट का कुछ प्रॉपर्टीज है, वो नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर देखो यूनिवर्सल का मैं कॉम्प्लीमेंट करूं, तो यूनिवर्सल, यूनिवर्स मतलब पूरा यूनिवर्स, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर करता हूं तो भाई कुछ भी नहीं, है ना। 5 मतलब कुछ भी नहीं, नल, ठीक है। अगर मैं 5 मतलब कुछ भी नहीं, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करता हूँ उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ, मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्सल सेट। फिर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्स आ जाएगा। कैसे, तो देखो ए है, सॉरी ए है और ए कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन का मतलब क्या, पूरा लिख दो, तो 1 2 3 4 5, तो देखो यूनिवर्सल आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश करेंगे, तो ए ए और ए डैश का इंटरसेक्शन में कोई कॉमन पार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो डेट इज कॉल्ड द 5। सारे एग्जांपल भी देख रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से, ए कॉम्प्लीमेंट है ये, उसका फिर से एक बार और कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए मिलेगा, ठीक है। अब जो इधर दो प्रॉपर्टी में लिखवा रहा हूँ डेट इज कॉल्ड द डी मॉर्गन्स लॉ, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा क्या है, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट, क्लियर है। चलो इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ लॉज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वेन डायग्राम में आ जाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने अभी प्रॉपर्टीज लिखवाया था कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से इसको कीजिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, ठीक है, तो अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। लॉज, ठीक है। तो पहला लॉ जो है हमारा वो है कॉम्पिटिटिव लॉ। कॉम्पिटिटिव लॉ, तो कॉम्पिटिटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर दो सेट है ए और बी, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी करेंगे तो बी यूनियन ए भी करेंगे तो सेम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों एक ही बात है। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी करते हैं या बी इंटरसेक्शन ए करते हैं तो दोनों एक ही बात है। एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, 1 2 3 4 है ना, ठीक है। ए एक सेट हो गया, बी एक सेट हो गया, 3 4 5 6। तो देखो ए यूनियन बी करोगे तो 1 2 3 4 5 6 होगा, ये बी यूनियन ए करो तो वही चीज आएगा, ठीक है। आगे पीछे होगा तो उससे कोई सेट में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो रिलेशन में फर्क पड़ेगा, जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तब बताऊंगा मैं, तो सबसे पहले डिफरेंस ही बता दूंगा, सेट्स और रिलेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसका सेकेंड लॉ जो है डेट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन
बी यूनियन सी। अब ये जो लॉ जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ये अब आप बोलोगे सर ये तो कहाँ काम आएगा, ठीक है, और इसका सर ये लॉ आया कहाँ से, आपने खुद से बना दिया क्या? नहीं, खुद से नहीं बनाया, ये प्रूव्ड है इसके सारे। तो आपको हायर क्लासेस में प्रूव दैट आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को बस ये जानकारी ले लेना है कि ये लॉ है क्या और कैसे इसको लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ठीक है, जब क्वेश्चन वाला सेशन आएगा तो उसमें प्रैक्टिस भी कराएंगे आप लोग, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया। इसको ब्रैकेट में डालते हैं, चलो बॉक्स में डाल दिया, ब्रैकेट में बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। इसका दूसरा जो था, डेट इज अगर ए इंटरसेक्शन बी करते हैं और इंटरसेक्शन सी होता है तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको भी बॉक्स में डाल, लर्न कर लेना अच्छे से तरीके से, ठीक है। तीसरा जो है डेट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फिर सेकेंड इसका लॉ क्या कहता है? इसका सेकेंड लॉ कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग को इसको लर्न कर ही लेना है। लर्न नहीं करोगे तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी फिर, ठीक है। चलो, इसके बाद फोर्थ जो लॉ है दैट इज कॉल्ड द आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि भाई ए यूनियन ए करोगे तो ए ही आएगा, ठीक है, ऑब्वियस सा बात है। और ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो ए ही आएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद पांचवा जो रूल है डेट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ भी आपको जब प्रॉपर्टीज को कॉम्प्लीमेंट करा रहा था उसके साइड में जो दो लॉ मैंने लिखा था डेट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। चलो, ये भी हो गया हम लोग का। अब आ जाते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर पे, उसके बाद वेन डायग्राम करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं करने से फिर ये वन शॉट हमारा जो मेहनत है वो भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। कार्डिनल नंबर का क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is called cardinal number of the set। क्या बोला? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। कैसे? एग्जाम्पल जैसे ए मैंने एक सेट ले लिया, ए बी सी डी ई, ठीक है। मैंने पूछा कार्डिनल नंबर बताओ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो आपने बोल दिया सर ये होगा आंसर, ठीक है, वेरी इजी। चलो, अब आ जाते हैं हम लोग वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं शेडेड करने का तरीका बता देता हूँ, कैसे आप लोग शेड करोगे। जैसे मान लो ए यूनियन बी, ठीक है, तो हमेशा कभी वेन डायग्राम बनाना एक बॉक्स के अंदर बनाना और यहाँ पे यू लिख देना, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल, ठीक है।
उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, दो बॉक्स बनाया, सॉरी, ए और बी, ए और बी कर लिया, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब मैंने क्या बताया था कि सारे एलिमेंट आएंगे, तो सारे एलिमेंट आने का मतलब क्या हो गया, ये पूरा रीजन ही सेडेड हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, कॉमन पार्ट बताया था मैंने, है ना। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला, ये सेट हो जाएगा। अब ए माइनस बी में क्या बताया था कि ए में से बी वाले पार्ट को निकाल दो, ए में से बी वाले पार्ट को निकाल दो, तो सिर्फ बचेगा क्या, ये वाला पार्ट, है ना। अगर b माइनस ए होता है तो b में से a वाले पार्ट को हटा दो, ये a है ये b है, तो b में से a वाले पार्ट को हटा दिया तो फिर ये बचेगा, ठीक है। ये शेडेड करने का तरीका है। चलो फिर अभी वेन डायग्राम में क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं तो ज्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 पीपल लाइक्स ए प्रोडक्ट, 24 पीपल लाइक्स बी प्रोडक्ट, 22 पीपल लाइक्स सी प्रोडक्ट, ठीक है। जिसमें से 10 पीपल जो है वो ए एंड बी को लाइक कर रहे हैं, 8 पीपल जो है बी एंड सी को लाइक कर रहे हैं, और 6 पीपल जो है वो ए एंड सी को लाइक कर रहे हैं, 3 पीपल जो है वो ए एंड बी एंड सी को लाइक कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने पर्सन है जो ओनली सी को लाइक कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ये वाला होगा क्या, अरे भाई ये क्यों होगा, मैंने कहा 22 पीपल लाइक सी प्रोडक्ट, इसका मतलब ये नहीं कि वो सी को ही लाइक करेगा, हो सकता है बी को भी लाइक कर ले, ए को भी लाइक कर ले, है ना, हो सकता है। बट जब मैं ओनली लगा दूं कि ओनली सी कितने लाइक करेंगे, तो आपको सिर्फ सी पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है और किसी पे नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी ले लिया, ठीक है। अब ये तीनों जो लाइक कर रहा है, डेट इज थ्री, थ्री का यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये तीन जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो तीनों का कॉमन एरिया है, ठीक है। चलो ए एंड बी 10 है, मतलब ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो 10 होना चाहिए, लिख दिया 10। बी एंड सी, बी एंड सी मतलब ये पूरा का पूरा कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ए एंड सी, ए एंड सी का मतलब ये पूरा का पूरा एरिया 6 होना चाहिए। बट अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर ये पूरा का पूरा एरिया आपने 10 बोल रहे थे, ये पूरा का पूरा एरिया आप 8 बोल रहे थे, बट सर यहाँ 3 भी तो मौजूद है, फिर 13 हो गया ना, 10 और 3 13 हो गया, अगर ये पूरा रीजन की बात करेंगे तो हाँ, गड़बड़ तो हो गई। चलो एक और वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तीन तो भाई यही होगा, वो डिस्प्लेस हो नहीं सकता, तीन तो यही होगा। तो अगर ए एंड बी 10 है तो ये पूरा का पूरा 10 है ना, तो 10 में से 3 माइनस कर दो, 7 हो गया, तब देखो ये पूरा पूरा 10 हो गया, है ना। फिर 6 में से 3 माइनस कर दो, 3, तो ये देखो ये पूरा पूरा 6 हो गया, 6 ही तो चाहिए था हमको, ए एंड सी, है ना, ए बी एंड सी। बी एंड सी क्या कितना चाहिए था, 8, तो 8, 8 में से 3 माइनस कर दो, 5, तो 5 3 8 हो गया, तो ये पूरा पूरा एरिया 8 हो गया। अब मैंने बोला ओनली सी, तो ओनली सी तो भाई यही रीजन होगा, क्योंकि ये में ए और बी भी आ जा रहा है, तो सी का मतलब सिर्फ ओनली सी यही होगा। तो ओनली सी के लिए टोटल सी क्या है मेरे पास, 22, तो 22 माइनस ये 3 प्लस 3 प्लस 5 कर देंगे, तो 22 माइनस ये 3 3 5 3 8 8 11, तो 22 माइनस 11, तो दैट इज 11 आंसर आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। वेन डायग्राम पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मेरे असाइनमेंट में भी है। अगर आप लोग को मेरे नोट्स चाहिए पर्टिकुलर इस चैप्टर का, तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। और आई होप आप लोग मेहनत करो, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करना, तो जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग के लिए डाल दूंगा।
टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो, एग्जाम नियर बाई। ठीक है। ओके।